रश्मि भदौरिया का स्वागत है। जितेंद्र सिंह लोधी, रानू दीक्षित भी आ गई। आज से परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रतिशत जो है वो भक्ति पाठक तरुण ठाकुर, प्रतिशत की विशेषताएं और प्रतिशत का महत्व, परसेंटेज, इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटेज हमारे रोज के जीवन में, डेली रूटीन के लाइफ में भी परसेंटेज का उतना ही यूज है या उससे ज़्यादा यूज है जितना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसको केवल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से मत पढ़िएगा, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा कि इसकी हमको लाइफ टाइम ज़रूरत पड़ने वाली, हमेशा ज़रूरत पड़ती है। किसी भी पल कहीं पर भी आजकल विशेष रूप से बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक बार एक गांव में 4 लोग मिलकर खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई करते हुए उनको 40 सोने की मोहरें मिली, गोल्ड कॉइन्स 40। तो जिसका वो घर था उसने कहा कि मैं ज़्यादा लूँगा, जिसने खुदाई की थी वो कह रहा मैं ज़्यादा लूँगा, कोई भी बराबर लेने को तैयार नहीं था। तो उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वो अवनीश सर क्लासेस का पढ़ा हुआ था। उसने कहा ठीक है, आप लोग एक काम करिए, मुझे बहुत ज़्यादा तृष्णा नहीं है, आप 40 मोहरें उसने इकट्ठी रखी और एक व्यक्ति को बिठा लिया कि आप हिसाब कर दें। तो उसने कहा 40 है, कोई बात नहीं, 40 में से 30% तुम ले लो। एक को बोला कि 30% तुम ले लो और बाकी दो से बोला कि 5% तुम, ठीक है, पूरे ले लो मेरी तरफ से 30% और 5 तो हो गए 40। तो जो बिना पढ़े लिखे थे वो समझे कि यार 30 इसको मिल जाएगी, 5 हम दोनों को मिल जाएंगी, तो हो गया काम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हो गया। पूरे गांव वालों के बारे में उन्होंने कहा ठीक है। जब हिसाब हुआ तो जिसको 30% मिलनी थी उसको 12 मिली, जिनको 5% मिलनी थी उसको 2 मिली और दूसरे को भी 5% मिलनी थी उसको 2 मिली। तो 16 मोहरें बढ़ गई और 24 उसके पास बच गए। तो ऐसा ही कोई जीवन में आपको भी फायदा हो सकता है, बशर्ते आप, गुड मॉर्निंग पूजा, बशर्ते आपको प्रतिशत का ज्ञान हो कि परसेंटेज क्या होता है। और ज्ञान नहीं होगा तो कई बार हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया जाए। तो प्रतिशत की हिस्ट्री क्या है, प्रतिशत की शुरुआत कैसे हुई, इस पर हम आने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, कलर को चेक करते हैं, अगर ये अच्छा लगेगा तो इसको पढ़ें। हेडिंग डाल लीजिए परसेंट। या परसेंटेज कुछ भी, परसेंट की बात, प्रतिशत। दिख रहा है साफ साफ, कलर सही नहीं आ रहा, ब्लैक का यूज करें। चलो अगली बार ब्लैक का यूज करें। गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग अभिषेक। प्रतिशत का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रतिशत का तो मतलब परसेंट होता है, या परसेंट का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रतिशत होता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं, फिर आप जब मतलब भाषाओं में ही बता रहे हैं तो फिर आपको मलयालम में अड़क्कम बताना पड़ेगा, तमिल में इल्ला बताना पड़ेगा, है ना, और मराठी में अड़ियम बताना पड़ेगा, और
बंगाली में कुल्लम बताना पड़ेगा, और थाई में इसको टांग बताना पड़ेगा। तो ये सारे अर्थ भी आपको बताने पड़ेंगे जब आप प्रतिशत को परसेंट को प्रतिशत बोलेंगे। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे भी नहीं पता कि मलयालम में क्या बोलते हैं और तमिल में क्या बोलते हैं, ये तो मैं अपने मन से बता रहा था आपको। तो डेंजिल टिर्की, अच्छा नाम है यार। डेंजिल कहाँ के रहने वाले हो आप? आप लोग सही समझ रहे थे क्या? गुड मॉर्निंग केशव। चलिए, ऐसी दुर्घटनाएं जैसी अभी आपके साथ में हुई, ऐसी अगर परसेंटेज नहीं आता होगा तो और भी बहुत सारी होने लगी। छत्तीसगढ़ से है डेंजिल, हम लोग तो नोट करने वाले थे। छत्तीसगढ़ से डेंजिल टिर्की। चलिए, तो परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है? बहुत सारी हिस्ट्री है परसेंटेज की, छोटी सी बात करते हैं हम। प्रतिशत एक मैथमेटिशियन थे और लिखते भी थे, उन्होंने प्रतिशत की हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। नाम था उनका BL महाजन। इसको झूठ मत समझना, ये सही स्टोरी है। तो BL महाजन जो थे वो, हम लोग तो नोट करने वाले थे पेन में। तो BL महाजन ने मैथ्स की परसेंटेज की हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि इसकी शुरुआत जो हुई वो इंडिया से हुई है, भारतवर्ष में। हजारों साल पहले जब लोग हिसाब किताब करते थे तो हिसाब किताब करने में प्रतिशत का यूज नहीं करते थे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से परसेंटेज का उदय हुआ, वो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में लिखा है कि एक बार एक राजा के यहाँ, राजा जैसे पूरे सागर संभाग का एक राजा है, तो राजा बीना में, बंडा में, रैली में, देवरी में एक एक साहूकार कह सकते हैं आप उसको, या सेनापति बोल सकते हैं, एक एक व्यक्ति को वहाँ का हेड बना करके और चलता था। ये राजा की खासी, राजा रोज न तो बंडा जा सकता है, न रैली जा सकता है, न खुरई जा सकता है, न बीना। और राजा तो वैसे भी बहुत ही आराम फरामोश हुआ करते थे, है ना, तो उनको तो वैसे भी बहुत ही मुश्किल में कहीं आते जाते थे। तो उसमें से एक जगह पर एक प्रथा चलती थी, तो वो प्रथा ये थी कि साहूकारी पद्धति थी। राजा बहुत ईमानदार था, राजा बहुत ही ईमानदार था, पूरी आम जनता में उसकी बहुत अच्छी छवि थी कि बहुत अच्छा राजा है हमारा, हर चीज़ का ख्याल रखता है, सबके लिए समान भाव था राजा के। राजा कह रहा था कि मेरी जनता सब समान है, एक से है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा। तो वहाँ पर जो साहूकारी पद्धति चलती थी, वो साहूकारी पद्धति में क्या था? साहूकारी पद्धति समझते हैं, जो लोग उधार देते हैं, जो लोग उधार देते हैं, राजा का पैसा उधार देते हैं। पहले सब कुछ राजा का होता था, जमीन राजा की थी, सब कुछ थी, आपको राजा की जमीन पर काम करना है, उसके बदले में जो अन्न होगा उसमें से आधा राजा को देना है, आधा आपको रखना है, इस टाइप का टैक्स लगा था। तो साहूकारी पद्धति में क्या था कि राजा उधार भी क्या चलता था, साहूकार उधार देता है, बोरो करता है, उधार देता है। तो देने में क्या करता था, तो पहले आज से हजारों साल पहले जाए तो मुद्रा विनिमय नहीं होता था, करेंसी एक्सचेंज नहीं होती थी, वस्तु विनिमय चलता था, आर्टिकल्स एक्सचेंज होते थे। आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, जैसे छत्तीसगढ़ में गांव में आज भी ये प्रथा होगी कि कई जगह पर कि कोई सामान बेचने आता है, कोई चूड़ी बेचने वाला आया, बैंगल्स को चूड़ी बेचने वाला एक बंदा आया करता था हमारे गांव में। तो हमारे जो महिलाएं चूड़ी खरीदती थी उसके बदले में वो एक कटोरा गेहूँ, एक गंजिया गेहूँ, ऐसे गेहूँ देने पड़ते थे या चावल देने पड़ते थे, है ना। तो वस्तु विनिमय चलता था, आप चूड़ी ले लो हमको, हम गेहूँ दे दो, आप आइसक्रीम ले लो हमको, गेहूँ दे दो, चावल दे दो, जो भी आपके पैदावार होगी, वस्तु विनिमय चलता है ना। तो ये लोग साल भर काम करते थे और फिर उधार चुकाते थे। तो साल भर काम करते थे तो क्या करते थे, ये वस्तुएं उधार लेते थे, जनरली भोजन के लिए अनाज उधार लेते थे।
तो एक छोटा सा परिवार था, 2 लोगों का परिवार था, पति पत्नी थे, परिवार से अलग हो गए थे, केवल पति पत्नी थे, नई शादी हुई थी। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्हें अनाज की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने साहूकार से बोला कि हमें 2 बोरा अनाज चाहिए। अब वो अनाज गेहूँ था कि चावल था कि ज्वार थी कि बाजरा था, ये नहीं पता, लेकिन 2 बोरा अनाज। तो साहूकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 2 बोरा अनाज आपको उधार मिल जाएगा, लेकिन आपको 1 साल बाद चैत्र के महीने में गुड़ी पड़वा पे हिसाब होता है। तो गुड़ी पड़वा समझते हैं? गुड़ी पड़वा वाले दिन चैत्र की नवरात्रि भी स्टार्ट होती है और चैत्र महीने में उसी दिन से नया साल चालू होता है। हिंदू नववर्ष उसी को कहते हैं, है ना। तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन जो होता है वो गुड़ी पड़वा होता है, उस दिन पूरा हिसाब होता था। अंग्रेज आए, हमारे ऊपर शासन किया, लेकिन वो भी गुड़ी पड़वा को हिसाब करते थे। हालांकि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि 1 तारीख को अप्रैल को हिसाब हो जाता था, उसके बाद इंडिया में पड़ती थी गर्मी, तो वो या तो ठंडे स्थानों की तरफ चले जाते थे या अपने वापस चले जाते थे, और फिर सितंबर में फिर से आते थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई अंग्रेज यहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि ये बारिश का मौसम भी आ जाता है, तो किसी पर आक्रमण करना सेना के द्वारा ये कुछ भी संभव नहीं था उस टाइम पे, ना कोई पुल था ना कुछ थे। तो उस टाइम पे सारी गतिविधियाँ रुक जाती थी। आपको याद हो तो हमारे घर में अचार, पापड़, है ना, सारी चीज़ें गर्मी के महीने में बना के रख ली जाती थी, क्योंकि अभी भी रखी जाती है ग्रामीण परिवेश में, तो जिससे कि हम जो बारिश का, जिसको कहते हैं जड़काला, है ना, जड़काला मतलब आपको अपनी जड़ को ही रहना, जड़काल कहलाता है, मतलब आपको घर से बाहर निकलने से कीड़े कांटों का डर है, जीव जंतुओं का डर है, बारिश का डर है, बिजली गिर जाए आकाश में उसका डर है, पानी में बह जाओ। तो सब लोग घर पर रहते थे, तो कोई खेत भी नहीं जा पाता था, तो आलू के पापड़, दाल के पापड़, अचार और अनाज ये स्टोर करके रखते थे। सारे लोग स्टोर करके रखते थे, आज भी रखते हैं हमारे घरों में। अभी भी आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश थे तो आपके घर में भी आलू के पापड़ बन रहे होंगे, आलू के चिप्स बन रहे होंगे या बन गए, है ना, चिप्स वाला आलू आ गया है तो बन गया, है ना। तो ये सब बारिश के लिए व्यवस्था की जाती थी। कि अब आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले बारिश के लिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि खाने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और मिट्टी के घर थे तो पूरा मॉइस्चर आ जाता था घरों में, वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता था, लोग बीमार पड़ने लगते थे, क्योंकि वो जो गोबर से जिससे दीवारें लीपी जाती थी उसमें बहुत मॉइस्चर आने की वजह से वो सड़ने लगता था, उसमें कीड़े पड़ने लगते थे। तो सबसे जो गंदा समय कहलाता था ग्रामीण परिवेश में आज से कई साल पहले, वो बारिश का सीज़न कहलाता, जिसमें आज अपन एंजॉय करते हैं ना, रैनी सीजन को एंजॉय करते हैं, उस टाइम पे एंजॉय जैसी कोई बात नहीं थी। तो एक परिवार में 2 बोरा अनाज उधार लिया, और साहूकार ने बोला कि भाई मुझे राजा के यहाँ से आदेश है कि कोई भी कितना भी अनाज ले उसे 2 बोरे का उस पर कर देना पड़ेगा। कर समझते हैं, टैक्स देना पड़ेगा। ये राजा का टैक्स था, उधारी का टैक्स था। 2 बोरे अनाज पे 2 बोरे का टैक्स लगा, तो यानी कि 1 साल बाद उसे 4 बोरा अनाज वापस कर। तो ठीक है, उन्होंने कहा काम बोले कैसे करेंगे, तो अभी राजा के खेतों में काम करते थे, वहाँ से उनको जो अनाज मिलता था गेहूँ काटने के बदले में, गुड़ाई के बदले में, निदाई के बदले में, ये सारी चीज़ें हो सकता है आप समझते हो कि गुड़ाई क्या होती है, निदाई क्या होती है ना। तो उसके बदले में जब कट जाती थी तो उन्हें कुछ हिस्सा मिलता था, उसमें से ये पटा देते थे, कुछ रख लेते थे, फिर उसको बेच के कहीं और काम चलाते थे। किसी रिश्तेदारी या शादी में जाना था, गेहूँ बेच के कपड़े खरीदे, ऐसे ही चलता था पहले। तो फिर से खत्म हो जाते थे तो फिर उधार लेना पड़ता था। तो ये जो परिवार था इसको 2 बोरे अनाज की जरूरत थी, और इसको चैत्र के महीने में गुड़ी पड़वा पे 4 बोरे अनाज वापस कर, ठीक है। अब कोई दूसरा परिवार था, दूसरे लोग भी उधार लेते थे, बोरो करने का सिस्टम चलते ही रहता था। दूसरा परिवार था, एक बड़ा परिवार था, वो साल भर में 5 बोरा अनाज उधार लेते। तो टैक्स सभी पर समान था। राजा ने हमेशा, और उनकी जो फिलॉसफी थी, राजा हो या महाराजा हो सब बिना पढ़े लिखे थे, कोई भी शिक्षा का कोई स्तर नहीं था। कोई 10, 20, 50, 100 लोग, लाखों लोगों में से किसी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, और गुरुजी भी उनको 2-4 मंत्र इधर उधर के सिखाया और शिकार करना सिखाया, और केवल मेन जो काम था वो था शिकार करना सिखाते थे, और थोड़ी बहुत चाणक्य नीति टाइप की कि अपन को इससे बच के रहना, और कोई ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, कोई ज्योमेट्री मेंसुरेशन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो 5 बोरा अनाज इन्होंने उधार लिया, तो इनको भी 2 बोरे का ब्याज देना था, तो इनको 7 बोरा वापस। बोरा समझते हैं ना, बोरा मतलब
जो जूट की रस्सी का, उसको आप क्या बोलते हो? आप लोग कुछ बोलते हैं बुंदेलखंडी में, भक्कू, क्या बोलते हैं? भक्कू, हाँ बुंदेलखंडी में भक्कू ही बोलते हैं, तो कुछ बोलते हैं, बोरे बोलते हैं। अच्छा, तो भक्कू किसको बोलते हैं? कट्टा, कट्टा बोलते हैं। तो 5 बोरे लिए, 7 में होते हैं। अब एक और परिवार था, थोड़ा सा बड़ा था, वो 10 बोरा अनाज उधार लेता था साल भर में, उसको भी 2 ही बोरे का ब्याज देना पड़ता था, मतलब 12। एक सिंपल सा कैलकुलेशन था कि भाई जितने भी लिए हो 2 बोरे ज़्यादा तो काम खत्म, ठीक है। ये हिसाब किताब चलता था। ईमानदार राजा था। कई राजा, दूसरे देश के राजा, दूसरे बगल के राजा तो डबल लेते थे, तो जनता बहुत खुश थी कि सर राजा हमसे केवल 2 ही बोरे का ब्याज लेते। इस परिवार को, इस फैमिली में केवल 2 ही लोग थे। देखिए पहले जो था वो एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल के हिसाब से परिवार जाने जाते थे, परिवार माने जाते थे। वो परिवार संपन्न कहलाता था जिसमें काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। काम करते थे पुरुष, महिलाएं घर में रहती थी, पुरुष काम करते थे। तो पुरुषों की संख्या जिस परिवार में ज़्यादा होगी वो परिवार ज़्यादा बलशाली होगा, उसकी ज़्यादा मर्जी चलेगी, उसके पुरुष ज़्यादा काम करेंगे। उस ज़्यादा पुरुष होंगे तो एक बैल पालेगा, एक गाय पालेगा, एक खेती करेगा, है ना। ज़्यादा लोगों की, ऐसा माना जाता था, लोगों की थिंकिंग ये थी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हम संपन्न हो सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये फिलॉसफी धीरे धीरे करके लोगों को पता चली कि ऐसा कुछ नहीं था। तो इसीलिए हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। लोगों में यही मोटिव था कि अपन 5-6 बच्चे होंगे तो 5-6 बच्चे, बड़े होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। तो बोरे से बड़ा होता है भक्कू। वही बड़े वाले की तो बात कर रहा हूँ, जो जिसमें 1 कुंटल अनाज आ जाता है, जो जूट की रस्सी का होता है। जूट की रस्सी का जो होता है, एक तो प्लास्टिक का होता है, उसको हम कट्टा बोलते हैं या बोरा बोलते हैं। वैसे आप लोग शायद उसको बोरा बोलते हो, मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूँ, जूट वाले। तो इस दोनों मियाँ बीवी को, दोनों पति पत्नी को थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग हैंड एक ही था। महिला घर का काम करती थी, और महिलाएं घर का काम करती थी, करना मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी थी, क्योंकि घर का काम इतना होता था कि लकड़ी लाना, फिर चूल्हे को लीपना, फिर उसको जलाना, फिर धीरे धीरे उस पर बनता था। ऐसा आजकल का सिस्टम नहीं था कि गैस जलाई फटाफट से। और आजकल तो, आजकल की महिलाएं बहुत सुखी हैं, हमारे घर की तो बहुत ही सुखी, तो फटाफट हो रहा है काम, 1 घंटे में किचन। तो इसको ऑब्जेक्शन था, इस बंदे को ऑब्जेक्शन ये था कि भाई मैंने केवल 2 बोरा अनाज लिया, मेरे पास में 1 वर्किंग मैन है, केवल 1 ही वर्किंग मैन है, तो हमको भी 2 बोरे का ब्याज लग रहा है, और इनको घर में 5 लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, उनको भी 2 बोरे का ब्याज लग रहा है। साहूकार के पास में गए अगले साल, उन्होंने बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, तो साहूकार ने बोला नहीं, वो तो राजा का नियम है, सबको बराबर ब्याज। फिर धीरे धीरे कालांतर में आगे बढ़ते गए उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, और उसका नाम उन्होंने कृष्णा रखा। और कृष्णा रखने के बाद जब कृष्णा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा बुद्धिमान था, नाम के अनुरूप था। तो कृष्णा जब बड़ा हुआ तो कृष्णा ने कहा कि पापा ना 2 की जगह वो लोग 3 बोरा अनाज लेने लगे थे, लेकिन टैक्स 2 बोरे की लगता था। धीरे धीरे करके 10-15 साल हो गए। फिर उसने, वो जब बड़ा हुआ तो चतुर था, थोड़ा सा सुजान था, तो उसने जाकर के फिर से साहूकार से बहस करी कि हमारे पास में हमारे पिताजी अकेले कमाते हैं, मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ, तो अभी भी माता जी पिताजी हैं, तो आप जो ब्याज लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं। तो साहूकार ने उससे बोला कि देखिए ज़्यादा चतुर मत बनिए, ज़्यादा ज्ञानवान मत बनिए, राजा का आदेश है, आपको कितना भी गेहूँ लेना हो उतना ले लो, लेकिन ब्याज तो 2 बोरे की लेगा। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कृष्णा ने क्या किया कि वो पहुंचा, गुरुकुल से पढ़ के आया था, तो उसने साहूकार से बोला कि हमें 50 बोरा अनाज उधार दो। तो साहूकार ने बोला कि भाई 50 क्यों, आपके यहाँ तो 2 ही लगता है। बोले आप ही ने कहा था कितना भी ले लो, हम तो कुछ भी करें उसका आपको 2 बोरे का ब्याज देंगे। तो साहूकार ने कहा ठीक है, ले जाओ भाई। तो 50 बोरा अनाज उधार लेके आया, उसको कितने वापस करने थे बाप। अब इस 50 बोरा अनाज का उसने क्या किया कि अलग अलग लोगों को अपने गांव में ही, क्योंकि जैसे अपन मान लीजिए कि वो साहूकार जो है वो बिल्कुल
देवरी में ही बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल मान लीजिए कि वो जो देवरी का ओवर ब्रिज बना है वहाँ पे बैठा है, लेकिन देवरी के अंदर बहुत सारे अंदर गांव हैं छोटे छोटे से, तो वहाँ पर किसी एक गांव में ये लड़का रहता था, वहाँ से लेने जाना पड़ता था लोगों को। तो अब क्या सुनते हो, 50 बोरा अनाज ले गया और उसने अपने गांव में और गांव के आसपास 10 लोगों को कम से कम ये गेहूँ बांट दिया, किसी को 3 बोरी, किसी को 4 बोरी, किसी को 2 बोरी, और ब्याज वही था 2 बोरे का। तो लोगों का आना जाना बच गया, बैलगाड़ी से जाते थे कई किलोमीटर कोसों दूर फिर आते थे, तो डर भी था, डकैतों का डर होता। तो इसमें 10 लोगों को ये 50 बोरा अनाज बांटा। तो जब 10 लोगों को बांटा तो उसे 10 लोगों से 2-2 बोरा करके 70 बोरे, 20 बोरे प्राप्त हुए। तो उसके पास 50 के कितने हो गए, 70, और उसको साहूकार को कितने वापस करने थे, बाकी। आप बात समझ, साहूकार को तो पावन ही करने थे, लेकिन उसके पास कितने हो गए, 70। अब क्या हुआ, तो अब उसके पास 18 बोरा अनाज बचा। 18 बोरा अनाज बचने का मतलब समझ रहे, उसके परिवार का 9 साल का भोजन इकट्ठा हुआ, 9 साल का भोजन इकट्ठा हुआ। अब क्या करें, तो अब उसने क्या किया, अगले साल वो फिर से पहुंचा, अब फिर से पहुंचा तो उसने कहा कि भाई अब की बार मुझे 100 बोरा अनाज। साहूकार मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसने 52 बोरे वापस किए, तो उसने 100 बोरा अनाज साहूकार से लिया, 18 बोरा उसके पास पहले से बच गए थे, तो उसके पास हो गए 118। अब 118 बोरे को उसने 20 लोगों में अपने गांव और गांव के आसपास बांटना चालू किया। तो उसने जब 20 लोगों को अलग अलग ये बांटे, किसी को 3, किसी को 4 ऐसे बांटे, तो 20 लोगों से 40 बोरे का ब्याज प्राप्त हुआ। तो 118 और 40 बोरा ब्याज हो गया, तो अब उसके पास हो गए 158। और उसे साहूकार को वापस कितने करने थे, तो आप कहेंगे कि साहूकार को तो केवल 102 ही वापस करने थे। तो 102 वो दिया है साहूकार को ले जाके, और उसके पास बच गए 56 में से मान लो 2-3 बोरे उनके परिवार में खा लिए, तो 50 बोरा अनाज उसके पास बचा। 50 बोरा अनाज उसके पास श्योर था, और उसके परिवार के पास में खाने के लिए 25 साल का भोजन लगभग उपलब्ध था बिना काम। अगले साल गया तो उसने कहा कि मुझे अब 200 बोरा अनाज। धीरे धीरे साहूकार को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ये कर क्या रहा है बोले। तो जब पता चला तो मालूम पड़ा कि इसने ये वाला सिस्टम चालू कर दिया, तो साहूकार ने इसका विरोध किया। तो इसमें कृष्णा ने बोला कि मैंने तो आपसे कहा था माय लॉर्ड कि जो कम उधार ले उससे कम ब्याज लीजिए, जो ज़्यादा उधार ले उससे ज़्यादा लीजिए। आपने बोला कि आपको कितना भी चाहिए वो 2 मिलेगा, तो मुझे 200 बोरे चाहिए, दीजिए। साहूकार ने इसकी शिकायत राजा से करी, राजा ने उसको बुलाया, बोला कि ये क्या कर रहे हो। उसने कहा सर आपका नियम है, हे महाराज ये आपका नियम है कि आप जितनी भी ज़रूरत हो उतना लीजिए, अब 2 बोरे का ब्याज लगेगा। मैं और मेरा परिवार इसका वर्षों से विरोध कर रहा है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। तो राजा ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, तो क्या करें। तो फिर राजा ने बहुत सारे विद्वान लोगों की, जो बुद्धिमान लोग थे पूरे इस एरिए में, उनके संभाग में, कोई बीना से, कोई खुरई से, कोई मालथौन से, कोई बंडा से, कोई ऐसे करके आप उस एरिए से पूरे मान लीजिए, मान के चल रहे हैं कि इस राजा जो था सागर का, तो पूरा उन्होंने सब विद्वानों को बुलाया, है ना, सभी को बुलाया एक एक करके। तो उन्होंने बुलाया तो बोले क्या है सिस्टम। तो सिस्टम को समझा गया तो बुद्धिमान लोगों ने कहा कि महाराज ये सिस्टम तो खराब है, और अगर इसी सिस्टम को चलाओगे तो आज तो ये मांग रहा है, कल कोई दूसरा व्यक्ति मांगेगा, कल कोई तीसरा व्यक्ति मांगेगा, और सब धीरे धीरे करके साहूकार होते जाएंगे। तो उन्होंने कहा इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो बहुत निचोड़ के बाद एक सिस्टम निकला कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, जो समानता वाला सिस्टम चल रहा था, सिमिलरिटी वाला सिस्टम चल रहा था, अब ये सिस्टम नहीं चलेगा, नया सिस्टम निकाला। इस बंदे को भी बुलाया कि तुम ही बताओ क्या करें। तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। आपको जो ब्याज लेना चाहिए वो प्रत्येक 100 यूनिट पर लेना चाहिए, हर 100 यूनिट पर ब्याज लीजिए। तो 100 यूनिट पर डिसाइड कर लो कि आपको क्या लेना है। अब वो 100 किलो हो, 100 लीटर हो, 100 मीटर हो, 100 किलोमीटर हो, जो भी हो वो 100 पे ब्याज लगेगा। तो 100 पे क्या लगेगा, तो राजा ने कहा कि भाई 10 लगेगा, 20 लगेगा, वो अलग मैटर है। तो ब्याज किस पे लगाया गया, 100। अब मान लीजिए राजा ने 5 का ब्याज लगा, 100 पर 5 का ब्याज लगा, तो ये कह रहा है 5 प्रत्येक 100। और पहले हिंदी कम संस्कृत ज़्यादा चलती थी, जिसको कहा गया 5 प्रत्येक का मतलब प्रति, और शत का मतलब। जब इंग्लिश में आया तो वो कहा गया 5 प्रत्येक का मतलब पर, और 100 का मतलब सेंट। सेंट समझते हैं, सेंट $1 में 100 सेंट होते हैं,
सेंट शब्द का मतलब ही है डॉलर का 100वां हिस्सा। तो इंग्लिश में कहा गया 5%। तब से प्रथा चालू हुई परसेंट की, प्रतिशत की। तो ब्याज किस पे लगेगा? 100 पर। प्रतिशत का मतलब 100 पर, है ना। अगर आपको 100 किलो अनाज चाहिए, ले जाइए भाई। अब किलो में दिए जाने लगा, सेर में दिए जाने लगा। सेर समझते हैं? अब नहीं समझते तो छोड़िए। 100 पे 5। तो अगर आप 200 किलो लोगे तो 200 किलो पे 100, इसमें 100 के 2 नोट हैं, दो बोरे भर गए 100 किलो की, तो कितना लगेगा? 10 किलो। अगर आप 300 किलो लोगे तो 300 किलो में 100 के 3 बोरे भर रहे हैं, तो आपको ब्याज लगेगा 15। ये कहलाती है प्रतिशत व्यवस्था। BL महाजन के अनुसार कई सदियों पहले से प्रतिशत व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में चालू हुई, और इसी प्रतिशत व्यवस्था को पूरे विश्व ने अपनाया कि हाँ ये व्यवस्था सही है। बहुत सारे लोगों ने, क्लियर है। तो ये था प्रतिशत की हिस्ट्री की, प्रतिशत की शुरुआत कहाँ से। प्रतिशत हमें आना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। अगर प्रतिशत नहीं आएगा तो हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कहीं पर भी चले जाएंगे, तो लॉकडाउन में तो आप कहीं पर भी नहीं जा रहे। नए वाले जो कपड़े आपने खरीदे थे कोचिंग जाने के लिए और ट्यूशन जाने के लिए, कई लोगों के तो वो कपड़े अब आएंगे भी नहीं, पता है आपको। मेरे साथ भी यही स्थिति है कि अगर मुझे अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने जाना पड़ा, तो हो सकता है कि जब से कोविड हुआ तब से 10 किलो वजन बढ़ गया। तो मुझे नए वाले कपड़े रखे ना, उनको एक एक बार पहन के देख लेना, क्योंकि सब मोटे हो गए इस टाइम पे, है ना। तो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, सबकी स्थिति खराब। तो प्रतिशत जब हम कहीं पर भी चले जाएं, मार्केट जाएंगे तो एक सिंपली किसी से जनरल सी दुकान पर भी, जो कि दुकानदार हमसे भी कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो भी कहेगा 20% का डिस्काउंट देंगे। चलिए बहन जी, आपको आप आइए तो अब 20% का डिस्काउंट देंगे, है ना। आप हमारी पुरानी ग्राहक हो। डेंजिल टर्की बोल रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे सर? ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके का है जिस तरीके से बहुत वर्षों से लोग पूछ रहे हैं कि विष्णु भगवान का 8वां अवतार कल्कि कब आएगा। पता नहीं कब आएगा। जब कल्कि का अवतार होगा तभी क्लासेस चालू होंगी। अब कल्कि कब अवतार लेगा ये पता नहीं है ढंग से। लेगा, लेकिन जल्दी लेगा। अपने हाथ में कुछ नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में है। अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। ये अंदाज़ा बिल्कुल बारिश होने की तरह है कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, ऐसी कोचिंग खुल सकती है कि नहीं खुल सकती। आप तो इतना समझ लीजिए कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश की हाई प्रायोरिटी ने, जो लोग सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है, वो सब बिना पढ़े लिखे हैं। उनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, ना पढ़ाने में कोई रुचि है। क्योंकि अगर नागरिक पढ़ जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो उनको वोट नहीं देंगे। इसलिए पूरा प्रयास है कि शिक्षा को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में प्योर सोर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह, अगर स्पेसिफाई जगह है, अगर हमारे शहर आप देख लीजिए, आपके शहर, तो सबसे ज़्यादा जगह केवल स्कूल कॉलेजों में है, जहाँ पर प्योर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई की जा सकती है, बशर्ते सरकार उस पढ़ाई को सीरियसली ले। हमारे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि 12वीं की परीक्षा, जहाँ से कि जो कहते हैं ना पेड़ की शाखाएं वहीं से निकलती हैं 12th के बाद से, वो शाखा काट दी, वो तना काट दी। आप सोचिए, बहुत बुरी स्थिति है। बहुत ही बुरी स्थिति में हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस सरकार के नियंत्रण में हम जी रहे हैं, हमारा जो राजा है, उसको शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो आपने पिछले लॉकडाउन में भी देखा था, सबसे अंत में कोचिंग खुली थी, और इस लॉकडाउन में भी वही होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल बारिश होने जैसा है कि आप मुझसे जनवरी के महीने में पूछ रहे हैं कि बारिश कब होगी। हो जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहा हूँ, जो मौका परस्त टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको सभी को देख रहा हूँ कि उन्होंने सब ने पढ़ाई बंद कर दी है।
और ये वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो शांति काल में पढ़ता है वही युद्ध जीत सकता है। युद्ध काल में युद्ध काल में सीखने वाले लोग कभी युद्ध नहीं जीत सकते। तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी है, लेकिन जैसे ही खुलेगा वैसे ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, एमपी गवर्नमेंट को भी एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे। तो आप ही कुछ लोग होंगे जो कि रेगुलर होंगे, जो कि टच में होंगे, और बिल्कुल 100% टच में बने रहिएगा, नहीं तो धोखा खा जाएंगे आप अपनी लाइफ से। क्योंकि अब बहुत मौके नहीं मिलेंगे, मौके मिलेंगे लेकिन ऐसे बहुत बार बार नहीं मिलेंगे, है ना। अभी पटवारी की वैकेंसी आनी है, अभी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, अभी एसआई की वैकेंसी आनी है, वैकेंसीज आनी है बहुत सारी। तो लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, और हिम्मत हार भी लीजिए, चलिए मैं तो कहता हूँ हिम्मत हार जाइए, लेकिन फिर क्या करोगे? क्या चारा है आपके पास में? चारा क्या है आपके पास में? इसके बाद समझिए चीज़ों। हमारे पास एक ही काम है और उसको हम करते हैं। चलिए परसेंट की बात करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब है 100, 100। तो हम अगर किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, हमारे साथ जनरली ऐसा होता है कि हम किसी शॉपकीपर के पास गए, तो हमने एक टॉप खरीदा या एक शर्ट खरीदी, और उस टॉप पर रेट आपको पता है हमेशा ऊट पटांग डले होते हैं, 699 रुपये ऐसा डला, 699 रुपीज़ का रेट डला, और अपन जनरली पोस्टपोन्ड है ना। पोस्टपोन्ड होने का मतलब मेरे खत्म नहीं हुई, और पोस्टपोन्ड के अपोजिट और कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं अपन? पोस्टपोन्ड का मतलब निरस्त नहीं हुई है ना, आगे होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। तो अगर हमने एक टॉप खरीदा 699 रुपीज़ का, आज थोड़ी सी ज़्यादा बात भी कर रहे हैं, आज परसेंटेज का पहला दिन है इसलिए, कल से थोड़े से सीरियस मूड में भी आ जाएंगे ना। तो अगर 699 रुपीज़ का हमने कोई टॉप खरीदा, तो जनरली शॉपकीपर हमसे कहता है कि हम कहते हैं कि भाई भैया कुछ कम कर लो, तो उसने कहा कि 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इसमें हम थोड़े से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, है ना, अच्छे पढ़े लिखे लोग थोड़े से डाउट में आ जाते हैं कि सर क्या है ये। तो 20% का डिस्काउंट मतलब क्या? तो देखिए ये जो शब्द है 20%, इसलिए आपने कई दुकानों पर लगा देखा होगा। आप लोग अगर ऑनलाइन मंत्रा और कौन से एजियो और टाटा, इन पर सब पे देखेंगे तो सेल लिखा होता है, 20% का डिस्काउंट, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो इसका मतलब क्या होता है? 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या है? पहली बात तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? जो डिस्काउंट का मतलब है कीमत कम कर रहे हैं, आप पर एहसान कर रहे हैं कि कीमत कम कर रहे हैं। जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे एक बिजनेस ट्रेंड बनाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे ये ऑफर का और सेल्स का और डिस्काउंट का खेल एक कंपनी आपके द्वारा खेलती है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो 20% का डिस्काउंट, 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या है? तो 20% प्रतिशत, जो साइन लगाए ना, देखिए ये साइन में सब कुछ लिखा है। ये साइन पता है आपको, इसको बनाने में कई वर्ष लग गए। पहले प्रतिशत का साइन 20 प्रत्येक 100 पर तो ऐसे लिखते थे, 20 प्रत्येक 100। लेकिन कई अनाड़ी बच्चे, कई जो मुनीम होते थे, जो क्लर्क होते थे, वो इस डंडे को थोड़ा सा छोटा बना देते थे, तो ये 2,11,000, 2,01,100 दिखने लगता था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार, ये वाला लिखने का तरीका सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखो। तो फिर ऐसे लिखा गया कुछ दिन, 20 प्रति और 1 और 2 जीरो को ऐसे लिखा गया कि यार ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ अनाड़ी थे आप जैसे, वो ऐसे लिख देते थे इसको जल्दी जल्दी, तो ये 20/18 लगने लगा। तो लोगों ने कहा ये भी गलत है यार, दोनों जीरो मिल जाती थी, तो क्या करें? तो फिर क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसा कुछ मत करो, अपन एक नया तरीका बनाते हैं। और तरीका ये हुआ कि इन्होंने कहा ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, 20, एक, ये एक को भी इंडिकेट कर रहा है, ऑब्लिक मतलब पर को भी इंडिकेट कर रहा है, और ये 2 एक्चुअली परसेंटेज के साइन का मतलब ये प्रत्येक, ये 2 जीरो है, ये प्रत्येक 100 का। तो इससे ध्यान रखिए कि प्रतिशत के साइन का मतलब ही है 100। तो 20% के डिस्काउंट का मेरे भाई मतलब ये है कि आपको 100 रुपये पर, प्रत्येक 100 रुपये पर, ईच यूज करेंगे, ईच 100 रुपीज़ की शॉपिंग पर
20 रुपीज़ कम हो जाएंगे, यानी वो चीज़ आपको 80 रुपये की पड़ेगी। दुकानदार छोटे शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि आपको 100 रुपये का सामान खरीदोगे तो 20 रुपये कम होंगे, आपको 80 की पड़ेगी। अगर आप 200 रुपये का सामान खरीदोगे तो आप पे 200 रुपये मतलब 100 के 2 नोट, हर 100 के नोट पे 20 रुपये कम होंगे, और 200 के नोट पे 40 रुपये कम होंगे, यानी कि आपको 160 की पड़ेगी। अगर उसकी कीमत 300 रुपये है तो 100 300 मतलब 100 3 टाइम, तो 3 टाइम 20 20 20 कम होगा, मतलब 60 कम हो जाएंगे, तो आपको वही चीज़ कितने की पड़ेगी, 240। आ रही है बात समझ में? तो अजी 699 मतलब आपकी कीमत थी 700 रुपये, तो 700 मतलब 100 7 टाइम है, तो आपको 20 20 27 टाइम का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 140 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको वो कीमत कितने की पड़ेगी, तो आप इसमें से 140 घटा दीजिए तो 560 की। ठीक है, परसेंट का बेस समझने की कोशिश कीजिए कि परसेंट मतलब क्या, व्हाट इज द परसेंट। 138.8 निकाल दिया ब्रजेश लोधी ने, और निकाला कैसे है, इसको निकालने के लिए उन्होंने मोबाइल पे क्लास को वो कर देते ना, एक तरफ हो गई, फिर कैलकुलेटर चालू किया, और कैलकुलेटर में उन्होंने 699 इंटू 20 और परसेंट का साइन दबाया, तो वो आया, तो उसको 600 में से घटाया, 699 से 700 का निकाल दो मेरे भाई, इतनी भी क्या आवश्यकता है, सिखाया जाए तो 700 पे निकाल दो, अप्रोक्सीमेट चल जाएगा, इतनी किसमें कौन जिद कर रहा है आपसे कि इसको निकाल। चलिए, और चलो ठीक है, वैसे भी आपने जो निकाला है वो गलत है, उसमें 139.8 आए अगर निकाल ही गए तो। क्लियर है? चलिए अब सीखते हैं अपन परसेंटेज की बेसिक फॉर्म की, कैसे हम परसेंटेज की कौन से परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ से हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल से विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला परसेंट हम सीखने जा रहे हैं 100%, 100%। 100% का मतलब क्या होता है, मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको अपना 100% देना है। वो मूवी देखी थी आपने जो शाहरुख खान की, जिसमें वो हॉकी का कोच बना था, कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान एक मूवी में हॉकी का कोच बना था, गर्ल्स टीम थी एक हॉकी की, आप लोग मूवी कम देख रहे हो आजकल, चक दे इंडिया। तो चक दे इंडिया में जब फाइनल मैच था ना, तो शाहरुख खान ने सबको इकट्ठा करके गर्ल्स को बोला था कि आज आपको अपना 100% देना है, जो भी कुछ है वो आज ही है। तो 100% देना है मतलब क्या देना है, मतलब उनके बैग में कुछ 100% टाइप की कोई चीज़ रखी है उसको निकाल के देना है, नहीं। 100% मतलब अपना सब कुछ देना है, जो भी आपको आता है वो देना है, पूरा देना है। वेरी गुड। ऑल 100% मतलब ऑल, आप कह सकते हैं ऑल। या 100% किसी नंबर का निकालेंगे तो वो नंबर खुद, मैं कहूँ कि 200 का 100% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 200 होगा। 100% मतलब ऑल, वही नंबर खुद। अगर आप किसी भी नंबर का 100% निकाल लें तो वो नंबर स्वयं, तो 100% मतलब वो नंबर स्वयं। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे कहूँ कि भाई 200 का 100% कितना होगा, तो आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हमें बहुत पहले से पता था। मैं आपसे कहूँ कि 3456 का 100% क्या होगा, तो आप कैसी बातें कर रहे हो सर, 3456 की। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 100% का नंबर, 100% का मतलब है वो नंबर 7। क्लियर है? अब आते हैं 50% पे कि भाई 50% क्या होगा, 50% की बात करते हैं। तो 50% क्या होगा, तो 50% ले लेते हैं। 50% मतलब आपको पता है, बताओ आपको पता है 50% का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी 50% का मतलब मुझे ऐसे इशारा करके बताया जा रहा है, 50% का मतलब ये, नो थोड़ी सी टी, हाँ वेरी गुड। अपन वो आइसक्रीम नहीं यार, वो खाते थे ना, एक तो बिस्किट खाते 50-50 में, तो आज भी आजकल भी खाता हूँ 50-50 बिस्किट्स खाते थे, याद है 50-50 बिस्किट्स खाते थे। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता था कि जब बहुत छोटे थे और घर से हमें 2 रुपये मिलते थे, तो 2 रुपये में एक किस्मी बार आया करती थी, आप किसी को याद है किस्मी बार,
आप लोग छोटे थे तब आती थी, एक पार्ले की आती थी 2 रुपए की, यार। तो क्या होता था कि हमको और हमारे किसी बहन को या भाई को 1-1 रुपया मिला, तो 1-1 रुपये की टॉफी क्या छोटी आती थी, अच्छा अभी भी आती है, तो 1-1 की छोटी आती थी, तो दोनों लोग 1-1 रुपया मिला के वो किस्मी बार खरीद लेते थे, इतनी बड़ी आती थी। पहली बार बार टाइप की मतलब कोई बड़ी टॉफी आना चालू हुई थी, तो वो इतनी बड़ी आती थी, तो हमारी बहन जो थी वो कहती थी कि इसको 50-50 कर लेंगे अपन। तो हम छोटे थे, वो बड़ी थी हमसे 6 साल, तो हमें समझ में नहीं आता था कि 50-50 कैसे होती है, 50-50 मतलब कैसे होगी। हमें लगता था कि वो 100 ग्राम की आती होगी तो 50-50 ग्राम तोड़ लेंगे। तो जब फिर बाद में 2-4 बार उन्होंने जब पहले तो हाथ से तोड़ने की कोशिश की, फिर मुंह में घुसा के ऐसी आधी तोड़ के वहाँ पकड़ाई, तब मालूम पड़ा कि भाई आधी का 50 का मतलब ये होता है। तो 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है आधा, हाफ, है ना। ऐसे ही खाते थे पहले। तो जब भी किसी संख्या का 50% निकालना है, 50% मतलब आपको क्या करना है, उसका हाफ करना है, आधा कर दीजिए, स्वतंत्र रूप से आधा कर दीजिए। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 600 का 50% क्या होगा, तो आप मुझे पूरे अधिकार पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 300 है ना। तो किसी भी संख्या का 50% निकालना है मतलब हमको आधा करना है। मैं आपसे कहूँ कि 240 का 50% क्या होगा, तो आप लोग कैसी बात कर रहे हो साहब, बहुत ईजी है, 120 हो, तो बहुत ईजी है ना, ये 50% कहलाता है। अब तो वैसे भी यहाँ से 100 का मतलब पूरा 50 इसका आधा होता है, तो इसका मतलब आधा। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई अब अच्छा आप इतना सीख गए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आप सीखते जाते, पहले तो ओके कर दीजिए कि भाई अपन ने 40 मिनट की क्लास में भरपूर हमारा मनोरंजन हुआ, हमारा मन लगा हुआ है और हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको, कि जो भी है वो सब सही है और आगे भी सब सही होगा। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं 25% पे। भाई आप कहेंगे कि सर 25% क्या होता है, मैं आपसे पूछूं 25 क्या होता है, तो 25 का रिलेशन यहीं से देखते हैं। 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25, मतलब 2 बार आधा, 2 बार आधा, मतलब वो जो 2 रुपए की किस्मी बार आती थी, उसके अगर 4 लोग हो गए, अगर लेने वाले 4 लोग, अगर सबको अठन्नी मिली, 50-50 पैसे मिले तो भी खरीद लेते थे। तो फिर उसको हमारी दीदी कहती थी कि अब इसको 25-25% बांट, 25-25-25 कर लेंगे। तो 25-25 कर लेंगे मतलब क्या कर लेंगे, तो दीदी ने आधी तोड़ के हमको पकड़ाई और आधी जो उन्होंने अंदर घुस गई थी मुंह में से वो निकाली, फिर उसको आधी तोड़ के किसी एक को पकड़ाई, हम तो लेते नहीं थे, वो जो बाहर वाली आधी थी उसमें से फिर हम आधी तोड़ के किसी दूसरे को पकड़ते थे। ऐसे आधा आधा होता था, ऐसे ही होता था, है ना। तो 25% मतलब 2 बार, और 2 बार आधा का मतलब 2 बार जब किसी संख्या का आधा करते हैं तो इसका मतलब होता है उसका 1/4। वैसे भी 25 का जो रिलेशन 100 से होता है वो 1/4 होता है, 1/4 मतलब चौथा हिस्सा। तो जब भी हम किसी संख्या का 25% निकालेंगे तो इसका मतलब हम उसका कौन सा हिस्सा निकालने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम उसका चौथा हिस्सा निकालने जा रहे हैं, है ना। तो चौथा हिस्सा कितना, पहले बहुत गबन गोर चलता था बच्चों में, पहले तो मतलब मुझे तो यार ये पहली बार कोरोना आने के बाद थोड़ा सा लोग कॉन्शियस हो गए कि किसने छू लिया। मुझे तो कभी कभी एकदम आश्चर्य सा लगता है कि यार पहले जब बस में चढ़ते थे तो बस के दोनों हैंडल पकड़ के चढ़ते थे, कुर्सी पे हाथ रखते हुए चढ़ते थे, बैठ जाते थे, है ना। कोई बगल में मूंगफली खा रहा है तो उससे 2 मूंगफली मांग के और खा लेते थे। अब आज की स्थिति ये हुई है कि बस में का पकड़ेंगे तो हैंडल पकड़ेंगे, तो हैंडल के बाद फिर सैनिटाइज करना पड़ेगा, है ना। कैसा जीवन हो गया अपन लोगों को, अभी 2 साल पहले ही अपन कैसे थे, सोचिए। मतलब एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हो गई, अब हर चीज़ से डर लगने लगा, हर चीज़ से डर लगने लगा। वो दूध की थैली आती है ना हमारे घर में, वो भी 3-3 बार सैनिटाइज हो रही है। मैंने कहा यार वो दूध है और उसमें भी 3 बार हो रही है, एक बार पानी से हो रही है, एक बार उसके ऊपर वो छिड़का जा रहा है ऐसे ऐसे करके, फिर हाथ में सैनिटाइज लेके फिर छिड़का जा रहा है। मैंने कहा भैंस को पिला देते।
हाँ ये सही कह रही हो, पहले मुंह की चॉकलेट खा लेते थे यार, ये उनका पहले तो खा लेते थे छोटे में यार, अब नहीं खा पहले तो यार। चलो 800 का 25% आ गया, ये बताइए 1200 का 25% क्या होगा? 1200 का 25% 300। आज थोड़ा सा मैंने पहले बोल दिया आपसे कि आज शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश भी करता हूँ मैं हमेशा कि थोड़ा सा आप लोग इन्वॉल्व हो जाए, थोड़ा सा आज उतने सीरियस मूड में नहीं, ज़्यादा सीरियस भी रह के क्या करेंगे, अभी कोई सर पे ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है कि अपन आज ही सब सीखना स्टार्ट है। ये समझ गए सारे लोगों को, समझ में आ रहा है 25% जब भी निकालना होगा तो उस संख्या को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसका भी आधा कर लेते हैं। 25 का आधा समझते हैं 12.5%। एक लिंक के हिसाब से पढ़ेंगे तो अपन को इजीली समझ में भी आएगा, सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। तो 12.5% का मतलब उसका भी आधा, किसका आधा? उसका, उसका किसका? उसका 25 का, 25 का नहीं, 100 का आधा 50। जी वैसे भी आपको नंबर्स की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब एक सिंपल 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का इधर से उधर, 100 का आधा 25, 25 का आधा 100 का 50, 50 का 25, 25 का 12.5, 12.5 का 6.25, 6.25 का 3.125 और 3.125 का भी करोगे तो भी कुछ 1.875 टाइप का कुछ आएगा। तो ये आना भी चाहिए हमको ना, जरूरी भी है। तो जब भी हम किसी संख्या का 12.5% निकालेंगे, 12.5% का मतलब उसमें 8 का भाग दे देंगे। तो अगर हमसे कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि 1600 का 12/2% क्या होगा, तो आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि 200 होगा। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ों को सीखते जाइए। हमारा टारगेट क्या है वो मैं आपको बता दूं। हमारा टारगेट उल्टा है एक्चुअल में, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमें आगे चल के जो आपने 200 आंसर निकाला है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसको एक जगह 1600 लिखा होगा, एक जगह 200 लिखा होगा, इसको देख के बताना पड़ेगा कि ये इसका कितने %। हम पहचान जाएंगे 8वां हिस्सा है 12.5%। धीरे धीरे उस पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम सीधा पढ़ेंगे फिर उल्टा पढ़ेंगे, और उल्टे की हमें ज़रूरत है। मैथ्स हमेशा उल्टा चलता है, सीधा चलता तो फिर मैथ्स सभी को अच्छा लगता, उल्टा चलता है इसलिए मैथ्स कम लोगों को अच्छा लगता है। ये वो उल्टा चलता है, रिवर्स मांगता है। 3 गुणा 4 कितने होंगे? तो 12 होंगे, लेकिन 12 किसका गुणा करने पे आया? ये मैथ्स है, उसमें सोचना पड़ता है कि 12 1 और 12 का इंटू करने पे भी आ सकता है, 2 6 का भी आ सकता है, 3 4 का भी आ सकता है, समझिए ना। तो रिवर्स फॉर्म चलता है मैथ्स में हमेशा। चलिए 12.5 का भी आधा कर ले तो 12.5 का आधा होता है 6.25। तो बताइए फिर 6.25 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे 6.25, इसका भी आधा, इसमें आधे का गुणा और कर दीजिए। वैसे भी ध्यान रखिए कि 100 का 16वां हिस्सा 6.25। तो जब भी हमें किसी संख्या का 32,000 का 6.25% निकालना है तो हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हेडेक के ये कह सकते हैं कि बताओ रानू दीक्षित भी आज बड़े दिनों बाद लाइव है। दो हजार, क्योंकि 6.25% का मतलब 16th ऑफ पार्ट, मतलब जो भी नंबर है उसको 16 से डिवाइड कर दो तो आंसर आता है। तिर्की साहब समझ में आ रहा है? कल इसको रिवाइज भी करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये वीडियो अपलोड रहेगा आपके लाइव क्लास सेक्शन में, आप दोबारा से भी देख सकते हैं। 8-10 घंटे बाद अमूमन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या इसके और अंदर जाना चाहेंगे? तो इसके और अंदर जाना चाहेंगे तो 3.125, इसका मतलब होता है 132। एक ट्रेल है पूरी, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से ही याद रखेंगे तो समझ जाएंगे। 1/32। तो फिर से एक बार हमें किसी संख्या का, मान लीजिए 3200 का 3 1/8 भी लिख सकते हैं इसको, है ना।
3/8% निकालना है तो हम डायरेक्ट इसको किससे डिवाइड करेंगे 32 से। क्या आंसर आएगा 100। एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या क्या सीखा और क्यों क्यों सीखा है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, अति आवश्यकता है इसकी। हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं 640, आप एक एक करके बताते जाइएगा, मैं एक एक करके पूछता जाऊँगा। आप आंसर दीजिए 640 का 100%, केवल आपको आंसर टाइप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप कहेंगे 640 का 100%, तो बच्चा भी बता देंगे। तो बच्चा बता रहा है 640। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 640 का 50% कितना होगा, तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, ये भी हम बता देंगे। तो वेरी गुड, 320 होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 640 का 25% कितना होगा, तो आप कहेंगे इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, 25% का मतलब चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट, 2 बार आधा, है ना। हर एक चीज को भारतीय समझ के चलो ना, 2 बार आधा भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। कई बार 4 का डायरेक्ट भाग नहीं जा रहा तो 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, ऐसा भी कर सकते 160। मैं आपसे कहूँ 640 का 12.5% बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, 12.5% मतलब 8वां हिस्सा, तो आप कहेंगे 80 होगा। वेरी गुड। अब बताइए 640 का 6/4% कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका मतलब तो 16वां हिस्सा होता है, तो 40 होगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि 640 का 3.125 या 3/8% बताइए, तो आप कहेंगे इसका मतलब तो क्लियर है, ये तो एक ट्रेन है, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं। इसके अलावा हम जब बात करने जाएंगे तो ये हटा देता हूँ, ये तो आप ऐसे कर लेते हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं ये 2 मेन परसेंटेज जिनकी सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें बात करना है, 10% और एक 1%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमें मैथ्स में सबसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा इनकी जरूरत, 10% और 1%। तो सबसे पहले हम देखिए, पहले तो मैं 100% की बात करूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1200 का 100%, तो आप कह रहे हैं कि 1200 का 100% तो 1200 ही होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 10%, तो 10% मतलब 10 का हिस्सा, 100 का 10 पार्ट होता है 10, 10% या एक जीरो कम होती है ना, इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँ 1200 का 10%, तो 10 का भाग देना, या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो उसकी एक जीरो कम कर, और अगर जीरो नहीं होगी तो उसमें दशमलव लगा देंगे। उसको कास्ट करके देखो अगर हो जाए। आ रही है मेरी बात समझ में सभी को? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बताओ कि 320 का 10% कितना हो, तो आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी तो आपने बताया कि एक जीरो कम कर दो, है ना, कितना होगा 32। मैं आपसे कहूँ कि 24300 का 10% कितना होगा, तो जीरो कितनी भी लगी रहे, हमें तो एक से मतलब है ना, कितने भी लोग सेलेक्ट हो जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम हो जाए सेलेक्ट, हमारा इससे लेना देना। कितना आएगा 24,300। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, तो अब मैं आपसे कहूँ कि 243 का 10% कितना होगा, आप कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो अभी आपने अभी बताया कि जीरो नहीं होगा, तो हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ट्वेंटी 24.3, वेरी गुड अंदर 24.3। अगर 24.3 ही लिखा हो अमरीन, फिर इसका 10% निकालना हो तो क्या करेंगे? तो हमसे तो ये बताया गया है, अरमान अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो दशमलव और खिसका देंगे, दशमलव इस तरफ खिसका देंगे, क्योंकि हमें तो एक अंक के पहले लगाना, एक के पहले से लगा, तो हम इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। अरमान अली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार टाइप कर दीजिए दोबारा से।
चाय पीते में आवाज़ क्यों आती है यार? आप लोग पीते तो भी आती है, कोशिश कितनी भी करो आती है। आशा के लिए असभ्यता कहलाती है, लेकिन यार पहले तो स्टील के गिलास में पीते थे बचपन में, तो सोराटे। वो स्टील का गिलास क्या है ना, बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा अजीब सा होता है स्टील के गिलास में चाय पीना। वो क्या गिलास हो जाता है पूरा गर्म। अरमान अली सर जी कुछ कह रहे थे यार, अरमान अली साहब। आती है मतलब आप लोग पीते तो भी आती है ना, तो दिक्कत नहीं। मम्मी गुस्सा करती है। चलिए तो आगे बढ़े। 10% समझ में आ गया। 10% का मतलब आपको जीरो हटानी है, और जीरो नहीं है, इंटीजर है, विदाउट जीरो के नंबर है, तो आपको दशमलव लगाना है। ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे यार मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम का क्या करें। अच्छा अब आ जाइए 1% चलेगा। 1%, 1% दिख रहा है, दिख तो सब रहा है। चलो मोटा हो। 1% का मतलब क्या होगा, तो हमें पता है कि हम 100% जब करते हैं तो सेल्फ मतलब वही संख्या लेते हैं, और 10% करते हैं तो एक जीरो कम कर देते हैं। और जब 1 तो क्यों कर देते हैं, क्योंकि 10 में अगर 100 से कंपैरिजन करें तो एक जीरो कम है, या 10 जो है 100 का 10th पार्ट है। और जब 1% निकालेंगे, अच्छा सा कलर नहीं दिख रहा है, 1% करेंगे तो हमें कितनी जीरो कम करनी पड़ेगी, 2 जीरो। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है ना? या 100 का भाग देना पड़ेगा, एक ही बात है। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँ कि 600 का 1% क्या होगा। तो जब भी हम किसी संख्या का 1% निकालेंगे तो उसमें या तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें से 2 जीरो कम कर दीजिए। तो इसमें से 2 जीरो कम कर देंगे तो आपका आंसर है। अच्छा क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 12,000 का 1%, क्योंकि ये मूल मंत्र है, वैसे आप ये सीख गए तो अब इनको कनेक्ट करना है अपन को। क्लास केवल जो मेन काम था वो कनेक्ट करेंगे। तो 12,000 का 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, आप ही ने तो बताया कि 2 जीरो कम कर दो, तो 120 हो। अब मैं आपसे कहूँ कि 1600 का 1% कितना होगा, तो आप कहोगे कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम बता देंगे आपको, आप पूछोगे तो आप कह रहे हो कि 16 होगा। मैं आपसे कहूँ कि अब बताइए 120 का 1% क्या होगा, तो आप कहेंगे ये भी बहुत आसान है। 120 का 1% तो जीरो हटानी है, नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, उसमें कोई बड़ा बड़ा भारी काम तो है। 1 पॉइंट 2 अंकों के पहले है ना, 1 पॉइंट। अब मैं आपसे कहूँ कि 243 का 1% क्या होगा, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है कोई बात नहीं है तो भी हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। 2 पॉइंट। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? एक बार 100%, 10% और 1% का कंपैरिजन देखें फिर से एक बार। मैं आपसे कहूँ कि 12,000 का 100%, तो आप कहेंगे 12,000। मैं आपसे कहूँ 12,000 का 10%, तो आप कहेंगे 1200, क्योंकि 10% में एक जीरो कम हो जाए। मैं आपसे कहूँ 12,000 का 1%, 1% में 2 जीरो। क्यों 2 जीरो कम हो जाएगी? ये एक्चुअल में कंपैरिजन जो है ना वो इनका है। 100 में पूरी जीरो रहती है तो पूरा आया, इसमें एक जीरो कम है तो एक जीरो कम होगा, इसमें 2 जीरो कम है तो 2 जीरो। तो 10%, 100%
और 1% के कैलकुलेशंस अगर आपको क्लियर आते हैं तो फिर आपको और दूसरे परसेंट निकालने में उतनी दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो मेन मोटिव था ये 3% ये वाला पढ़ने का था, और बाकी भी कुछ था कि हमारा मोटिव तो बहुत कुछ था। ये 100%, 50%, 25%, 12.5%, है ना, ये मेन चीज़ें हैं जो अपन को याद रखनी है। पूरा प्रतिशत का चैप्टर इन्हीं चीज़ों पर चलेगा। कल इसको और आगे बढ़ के डिस्क्राइब करूँगा और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज केवल शुरुआत की है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे माहौल में पढ़ने की कोशिश कर। माहौल कल भी अच्छा रहेगा, लेकिन कल पढ़ेंगे ज़्यादा, बातें कम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को अपना अमूल्य समय देने के लिए। आपने इतना समय निकाला पढ़ने के लिए, मैं और आपके माँ बाप हमेशा इसके लिए आभारी रहेंगे।